अच्छा बेटा, आज है 19 अगस्त 2024 और हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स। और पार्टिकल फिजिक्स में या एटॉमिक फिजिक्स में लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। लास्ट वीक पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। थोड़ा सा रिवीजन कराने के बाद मैंने बराबर में जो एडेक्सेल की बुक खोली हुई है, फिर उसके अकॉर्डिंगली सारी की सारी सीक्वेंस को आगे लेकर चल सकूंगा। तो चलिए पहले लास्ट के लास्ट का रिवीजन करा रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि फिजिक्स के साइंटिस्ट के ख्याल में देयर आर फोर नेचुरल फोर्सेस। नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नंबर थ्री, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहते हैं ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और इसी तरह चौथी फोर्स भी है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को लेकर मैंने कहा था कि एटॉमिक पार्टिकल्स को मैं दो क्लासेस में डिवाइड कर रहा हूँ। लास्ट वीक करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा तेज तेज भाग रहा हूँ। नंबर वन, एटम के न्यूक्लियस में वो पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, दे आर कॉल्ड हेड्रॉन्स। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, दीज आर कॉल्ड लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स वो पार्टिकल हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते। दीज आर कॉल्ड लेप्टॉन्स। फिर बेटा मैंने पढ़ाया था लेप्टॉन हमारे पास सिक्स हैं। उन सिक्स लेप्टॉन्स में पहला लेप्टॉन था इलेक्ट्रॉन, और उसी के साथ पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो बुक के अंदर भी बराबर में मैं इनकी वैल्यूज दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इसी तरह म्यू ऑन न्यूट्रिनो, टॉ टॉ न्यूट्रिनो, दीज आर सिक्स लेप्टॉन्स। और याद रखिएगा ये सारे के सारे जो लेप्टॉन्स हैं, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्हें कहते हैं जो फर्दर किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बने होते। तो दीज आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सो दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, इनके अंदर और कुछ नहीं है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आ जाए हेड्रॉन। सर हेड्रॉन जो है ना, दीज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। सर ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। ऐसा जो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है तो ये किस चीज के बने हुए हैं, तो याद रखिएगा हेड्रॉन्स आर मेड ऑफ क्वार्क्स। हेड्रॉन्स आर मेड ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होते हैं, कितने फ्लेवर के होते हैं, तो क्वार्क्स आर फंडामेंटल पार्टिकल। और क्वार्क्स आपके पास सिक्स हैं। अप, डाउन, ये दो क्वार्क्स हैं। टॉप, बॉटम, ये दो क्वार्क्स हैं। चार्म, स्ट्रेंज, सर ये भी दो फ्लेवर के क्वार्क्स हैं। इनमें जो अच्छे नाम हैं, जैसी बात है ये सारे के सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। ये सारे के सारे अच्छे अच्छे जो नाम वाले क्वार्क्स हैं, ये सब के सब पॉजिटिव हैं। और इन सब का चार्ज एलिमेंट्री चार्ज का 2/3 है। और जितने भी ये मैंने बुरे नाम वाले क्वार्क्स लिखे हैं, इन तीनों का चार्ज नेगेटिव है। इन तीनों का चार्ज नेगेटिव है और इनकी वैल्यू 1/3 ई है। इनकी वैल्यू 1/3 ई है। तो टॉप, अप, चार्म +2/3, डाउन, बॉटम, स्ट्रेन -1/3। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे रहिएगा। कहते हैं हेड्रॉन्स की दो टाइप्स हैं। हेड्रॉन्स की आपके कोर्स में दो टाइप्स हैं। एक का नाम है बैरियन और एक का नाम है मीजॉन। सर मीजॉन वो हेड्रॉन्स होते हैं जिनमें दो क्वार्क्स होते हैं। अगर दो क्वार्क मिलकर कोई पार्टिकल बनाएंगे
तो इट इज कॉल्ड मीजॉन। और अगर 3 क्वार्क मिलकर वो पार्टिकल बनाएंगे तो इट इज कॉल्ड बैरियन। 2 क्वार्क वाला मीजॉन और 3 क्वार्क वाला बैरियन। सर एग्जाम्पल दीजिए। तो बैरियन की सबसे कॉमन एग्जाम्पल है प्रोटॉन। बैरियन की सबसे कॉमन एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर सर 3 क्वार्क होते हैं, अप, अप और डाउन। ये याद करना है, याद करे बगैर आप सवाल नहीं कर पाओगे। प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क हैं, अप, अप, डाउन। और न्यूट्रॉन के अंदर, सर न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क हैं, डाउन, डाउन और अप। और इस चीज को हम जस्टिफाई कैसे करा सकते हैं? तो प्रोटॉन में अप होता है सर +2/3 ई, फिर अप होता है +2/3 ई, और डाउन होता है -1/3 ई। आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना। जब आप सॉल्व करोगे तो चार्ज आएगा +E। तो आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और एलिमेंट्री चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में आ जाए, सर डाउन वाला चार्ज क्वार्क होता है -1/3 ई, अगला डाउन -1/3 ई, और अप +2/3 ई। सबको सर टोटल करेंगे ना तो चार्ज हो जाएगा 0 ई। यही वजह है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो बैरियन आपके पास 2 बैरियन है जो कोर्स में आप बार बार पढ़ोगे, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। और मैंने देखा है एक और भी आपके यहाँ बार बार पार्टिकल हमें नजर आ रहा होता है, उस पार्टिकल को ये लोग पढ़वाते हैं लैम्डा पार्टिकल। ठीक है जनाब, लैम्डा पार्टिकल। और इस लैम्डा पार्टिकल के अंदर भी 3 क्वार्क्स होंगे। लैम्डा पार्टिकल के अंदर भी 3 क्वार्क्स होंगे। अलबत्ता लैम्डा पार्टिकल का नाम आपने कभी सुना तो है नहीं, इसलिए मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। अभी बच्चा 2 ही याद कर ले, काफी है। जो फेमस नाम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 क्वार्क होना बैरियन, 2 क्वार्क होना मीजॉन। सर 2 क्वार्क वाली मीजॉन की कोई फेमस एग्जाम्पल? तो सर फेमस एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता मैं, अलबत्ता आपको याद करने के लिए बोलूंगा कि एक है आपके कोर्स में बार बार पाई मीजॉन, और एक आएगा आपके यहाँ बार बार के मीजॉन। भाई ये याद करना है। एक आएगा पाई मीजॉन सवालों में बार बार, एक बार बार नजर आएगा के मीजॉन। ठीक है। अच्छा जी, ये जो पाई मीजॉन है, इस पाई मीजॉन को पाई मीजॉन भी नहीं बोलेंगे, इसको ये लोग बोलते हैं पाइऑन। ठीक है। और के मीजॉन को ये लोग बोलते हैं के ऑन। तो ये बात मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बोली थी, जो अभी बोल रहा हूं कि 2 क्वार्क वाला पाई मीजॉन, इसका सिंप्लीफाइड नाम पाइऑन। और दूसरा के मीजॉन के अंदर के ऑन। और पाई मीजॉन भी 3 तरह के, अल्लाह। एक पाई मीजॉन पॉजिटिव वाला, एक पाई मीजॉन नेगेटिव वाला, एक पाई मीजॉन न्यूट्रल वाला। इसी तरह के ऑन में भी एक के ऑन पॉजिटिव वाला, एक के ऑन नेगेटिव वाला, और एक के ऑन न्यूट्रल वाला। हर मीजॉन के अंदर 2 होंगे क्वार्क, 2 क्वार्क होंगे। और हमेशा 2 क्वार्क के अंदर एक क्वार्क होगा, तो उसके साथ दूसरा एंटी क्वार्क होगा। एक क्वार्क होगा, दूसरा हमेशा एंटी क्वार्क होगा। मीजॉन में हमेशा 2 क्वार्क्स होंगे, एक क्वार्क होगा तो दूसरा हमेशा एंटी क्वार्क होगा। तो आई होप कि ये सारी बातें मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होंगी। क्या मैं इसको हाइड करके सवाल पूछ सकता हूँ? आप लोग याद करके बैठे हैं, या लास्ट वीक आप सबका रिजल्ट आया है और रिजल्ट बस क्या आया है, तो इसलिए हम आपके जज्बात को समझ सकते हैं। इसलिए बस इसको देख लें, और मेरे नहीं ख्याल कि मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए आज की क्लास में। इसको भी आप याद कर लें। ठीक है जनाब, पहले इसको आप याद कर लें, और याद करने के बाद जब आपको ये याद हो जाए तो याद करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलते हैं। अलबत्ता ये बता दूं कि जो आपके साथ पढ़ते थे अब्दुल्ला पटेल, अब्दुल्ला पटेल ने माशाल्लाह ए ग्रेड स्कोर किया है।
आपके साथ अब्दुल्ला पटेल के साथ जकी को याद होगा, एक लड़का पढ़ता था अब्दुल मोमिन, ठीक है, उसने भी ए ग्रेड स्कोर किया है। एक और लड़की पढ़ती थी वरीशा, सॉरी वरीशा नहीं नाम थी, वर्षा नाम था, वर्षा। जकी आपको याद है केमिस्ट्री में भी वो सर इजलाल के पास होती थी, उसने भी फिजिक्स में माशाल्लाह ए ग्रेड स्कोर किया है। तो अब्दुल्ला का भी ए ग्रेड है, वर्षा का भी ए ग्रेड है, अब्दुल मोमिन का भी ए ग्रेड है, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई बच्चे एफर्ट करते हैं, रिजल्ट अच्छा लाते हैं। तो रिजल्ट स्टूडेंट की एफर्ट पर होता है। टीचर में तो आप बेटा देखो कि मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ाता भी हूँ, फिर वीडियोस भी देता हूँ, फिर पास पेपर भी कराता हूँ। तो अपने तौर से एफर्ट तो हम बेटा हम सारी अपनी पूरी करते हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट बेटा हर स्टूडेंट की अपनी पर्सनल एफर्ट पर आता है। अच्छा जी, थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। आई होप के मीज़ोन और पाई मीज़ोन आपने याद कर लिए होंगे। आज की क्लास में थोड़ा और आगे चलना चाहते हैं, कैसे आगे चले तो जरा सुनिएगा। अब मैं आप फॉलो कर रहा हूँ बराबर में एडेक्सल की बुक को, और जब मैं एडेक्सल की बुक को फॉलो कर रहा हूँ तो एडेक्सल की बुक के अंदर पहली हेडिंग आ रही है कि एक साइंटिस्ट है फिजिक्स में, उस साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन, ठीक है ना। कहते हैं आइंस्टाइन से पहले ये समझा जाता था कि एनर्जी और मटेरियल यानी मैटर दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और जब हम अपनी यूनिवर्स को देखते हैं तो यूनिवर्स के अंदर इतना सारा मटेरियल मौजूद है, तो इंसान के जहन में हमेशा ये बात आती है कि ये मटेरियल कैसे पैदा हो गया, ये मटेरियल कैसे बन गया। जैसे हम अगर आपसे पूछे एटम कैसे बना, तो आप कहोगे सर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। फिर अगर हम आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बने, तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में आप रुक जाओगे, बोलेंगे सर अब मुझे क्या पता कैसे बने, पता नहीं कैसे बने हो। ओ भाई, इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि प्रोटॉन कैसे बना, न्यूट्रॉन कैसे बना, इलेक्ट्रॉन कैसे बना। और उन सब के बनने में एक बहुत बेसिक थ्योरी ये है कि इस यूनिवर्स में आइंस्टाइन कहता है कि जब कभी एनर्जी गायब होती है तो वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, और जब कभी मैटर गायब होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी से मैटर पैदा हो जाता है, मैटर से एनर्जी पैदा हो जाती है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये एग्जांपल आपके, बल्कि मुझे अब याद आ रहा है आपके कोर्स में भी एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि ये बताइए, हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक। याद है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम लोग पढ़ते हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वगैरह वगैरह। सबसे हाई एनर्जी वाली कौन सी रेडिएशन थी, तो आपको याद आएगा सर सबसे हाई एनर्जी की रेडिएशन थी गैमा रेज, ठीक है जनाब, गैमा रेज, ठीक। अच्छा, जब आप ए टू की फिजिक्स अभी पढ़ ही रहे हो, तो ए टू की फिजिक्स में आप चल के पढ़ोगे कि जो गैमा रे का फोटोन होता है, बल्कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, आप फोटोन को तो जानते हैं। जो गैमा रे का फोटोन होता है जनाब, फोटोन का ये सिंबल होता है। अगर आप गैमा रे के फोटोन को रोकें रोकें तो गैमा रे का फोटोन कन्वर्ट हो जाता है दो पार्टिकल्स में, एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है। गैमा रे का फोटोन दैट इज एनर्जी, और एनर्जी से पैदा हो रहे हैं दो पार्टिकल। अगर आप गैमा रे के फोटोन को स्टॉप करने की कोशिश करें किसी हैवी मेटल से, हैवी न्यूक्लियस से, तो फोटोन में से पैदा हो जाते हैं दो पार्टिकल। एक पार्टिकल पैदा होता है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं इट इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी यूनिट 4 में एक टॉपिक पढ़ोगे, देयर इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का सिंप्लीफाइड नाम होता है पॉजिट्रॉन। तो जनाब इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा हुआ, पॉजिट्रॉन कैसे पैदा हुआ, तो हम कहते हैं कि गैमा रे का फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल क्या चीज होती है अभी मैं इस पे कमेंट्री नहीं करना चाह रहा, पर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा हुआ, तो आप कह सकते हो सर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ना, दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है। सर ये फोटोन से पैदा हुए, फोटोन से पैदा हुए, ठीक।
और अगर मैं थोड़ा सा अपने तौर से एक एडिशन कर दूं कि हम कुरान पाक के अंदर ये पढ़ते हैं, मतलब जो मैं कनेक्शन मेरे ख्याल में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि हमने हर चीज को पेयर की फॉर्म में पैदा किया है, जोड़े की शक्ल में पैदा किया है। तो पेयर के फॉर्म का मतलब बायोलॉजी वाले किसी तरफ लेके जाए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स में जितना मटेरियल पैदा किया है, सबको जोड़े की शक्ल में पैदा किया है, पेयर की फॉर्म में पैदा किया है। और जब पेयर की फॉर्म में पैदा किया है तो जो अभी ऊपर मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाने की कोशिश की है कि हमारे पास 6 लेप्टॉन्स हैं और 6 क्वार्क्स हैं, तो याद रखिएगा इन तमाम पार्टिकल्स के, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एंटी पार्टिकल्स हैं। उनमें से एक एंटी पार्टिकल अभी मैंने आपको सुनाया कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल का ना अपोजिट चार्ज होता है, एंटी पार्टिकल का अपोजिट चार्ज होता है। तो आपको अभी हैरत होगी, इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे कि एक पार्टिकल प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन भी होता है। ठीक है। और जितने अभी आपने क्वार्क्स पढ़े, जितने क्वार्क्स अभी आपने पढ़े, ठीक है ना, कौन कौन से क्वार्क पढ़े, टॉप बॉटम चार्म स्ट्रेंज अप डाउन, इन सब के एंटी पार्टिकल है आपके कोर्स में। एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी टॉप, एंटी बॉटम, एंटी चार्म, एंटी स्ट्रेंज। तो अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को पेयर की फॉर्म में पैदा किया, जोड़े की शक्ल में पैदा किया, हर मटेरियल का एंटी मटेरियल बनाया। और मटेरियल का एंटी मटेरियल कैसे बनाए, तो जनाब ये बात हमें समझ में आती है कि फोटोन, फोटोन यानी रोशनी, और रोशनी को अगर मैं थोड़ा और ज्यादा कर दूं तो अरबी में रोशनी को हम लोग नूर कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स के अंदर नूर से मटेरियल पैदा किया है, और आगे चल के पढ़ेंगे मटेरियल से नूर पैदा किया है। तो इस बात को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो आइंस्टाइन कहता है कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और जब कभी ये कन्वर्जन हो रहा होगा तो उस कन्वर्जन में आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, और वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, ये आइंस्टाइन ने हमें फॉर्मूला बताया है। और इस फॉर्मूले को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं कि नूर से मटेरियल पैदा हो जाता है और मटेरियल से नूर पैदा हो जाता है, और इनका जो आपस में कन्वर्जन है उसके लिए आपके सामने ये मैंने इक्वेशन लिखी है। सर इसमें जो C है, इस C की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, बराबर में बुक में दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन मैंने देखा पास पेपर में आते भी हैं। तो कभी भी आपसे बोलेगा एनर्जी कैलकुलेट करो तो फॉर्मूला लगा दूंगा MC स्क्वायर। और कभी कभी एक अजीब सी बात होगी, वो बोलेगा मास कैलकुलेट करें, तो मास के लिए मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा E/C²। तो कभी भी डिनोमिनेटर में C² लिखा हुआ हो तो मैं कह दूंगा देखो ये मास है, और अगर C² मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो वो एनर्जी का फार्मूला है, C² डिनोमिनेटर में तो समझ लीजिए वो मास का फार्मूला है। तो ये वाली बात को भी बेटा नोट कर लें कि अगर C² प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये एनर्जी के बराबर है, और C² अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो ये मास का फार्मूला है। एंड दिस इक्वेशन इज प्रेजेंटेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैं जरा उस बुक को जो बराबर में मैंने विंडो में खोली हुई है इसको बड़ा करना चाहूंगा, और वहां से आपको थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन कराना चाहूंगा। और ये प्रैक्टिस मैंने देखा है कि आपके यहाँ पेपर यानी यूनिट 4 में भी आती है। ठीक है जी। चलिए जनाब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल इत्तेफाक से वही है जो अभी अभी मैंने आपको सुनाई है, इसको हम लोग कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। अभी जो बेटा मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी ना कि फोटोन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पैदा हो गया, तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, वो क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में कि एक गैमा रे का फोटोन है, वो कन्वर्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन एंड सॉरी जो पॉजिट्रॉन है वो एंटी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जनाब। क्वेश्चन है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमा फोटोन। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जो कैलकुलेशन बराबर में हमें नजर आ रही है उसके अंदर जरा देखिएगा, मैं पूरी कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखाऊंगा वरना मुझे लगेगा मैं आपका टाइम जाया कर रहा हूँ। एक चीज जो बराबर में लिखी हुई है उसको मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ। कहते हैं इलेक्ट्रॉन का बेटा मास होता है 911 एक्सपोनेंट -31 kg। सुनो,
अगर कभी भी एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन गायब होगा तो सर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मास एनिहिलेट हो जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अंदर अगर मैं मास की जगह ये वाली वैल्यू लिखूं, सी की जगह सी वाली वैल्यू लिखूं, तो मैं लिख के टाइम पास नहीं करना चाह रहा, बराबर में मुझे नजर आ रहा है कि सर एनर्जी का रिजल्ट आ जाएगा 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 14 जूल। ये एनर्जी का रिजल्ट आ गया है। ठीक है जनाब। और रिजल्ट एनर्जी का ऑब्वियसली जूल्स में ही आना चाहिए, तो ये जूल्स में इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है जनाब। कहते हैं ये अगर एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, सर एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे गायब हो सकता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी मैंने ऊपर प्रोसेस पढ़ाया है ना, इस प्रोसेस के अंदर मैंने क्या करा कि मैंने नूर से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पैदा किया है। इसी तरह याद रखिएगा इसका उल्टा प्रोसेस भी होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से टकरा जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से टकरा जाए, तो जब कभी दो एंटी पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो दे एनिहिलेट ईच अदर एंड इट इज नोन एज पेयर एनिहिलेशन। और इस पेयर एनिहिलेशन से पैदा हो जाता है फोटॉन। और उसी फोटॉन की आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बराबर में जो क्वेश्चन चल रहा है वो यही है कि बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो जरा गौर से सुनिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास 911, सर इससे एनर्जी आ रही है 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 14 एक इलेक्ट्रॉन की। सर नीचे जो पॉजिट्रॉन है ये भी एनिहिलेट होगा, सर अब ये भी एनिहिलेट होगा तो वो भी मुझे एनर्जी देगा 8.4, क्योंकि दोनों के मास बराबर है। 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 14, सर दोनों को ऐड कर लें तो हमें मिल जाएगी टोटल एनर्जी। तो 8.2 को प्लस 8.2 कर लो तो इट बिकम 16.4। एक्सपोनेंट बेटा वही रहेगा जूल में। और अभी इस एनर्जी से मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है यूनिट 2 में। तो एनर्जी की जगह बेटा मैंने लिख दिया एच एफ। एच सबको पता है सर प्लैंक कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 16.4 एक्सपोनेंट 14 डिवाइडेड बाय एच। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू डाटा शीट में गिवन होती है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34। और जब बेटा आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 2.47 एक्सपोनेंट 20 हर्ट्ज। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ मैं उस पूरी बात को रिवाइज करूंगा, रिवाइज करके अनाबिया से कमेंट्री करवाना चाहूंगा। तो अनाबिया बेटा जरा मेरी बातों को, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ जरा समरी बनाकर इसको आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो बेटा जरा अनाबिया मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। सर आइंस्टाइन से पहले एनर्जी को और मास को दुनिया के लोग अलग अलग समझते थे। आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी और मास एक ही चीज के दो नाम है। जब कभी एनर्जी यानी लाइट यानी फोटोन खत्म होता है तो सर उसके बदले में मास यानी इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और दूसरे पार्टिकल भी पैदा हो जाते हैं। और जब कभी मटेरियल खत्म होता है, मास खत्म होता है, तो सर उसके बदले में एनर्जी पैदा हो जाती है। तो इस यूनिवर्स में मटेरियल एनर्जी में और एनर्जी मटेरियल में हर वक्त कन्वर्ट हो रहा है। और उसी कन्वर्जन की स्टडी सर आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अनाबिया हमें बताएं आइंस्टाइन साहब क्या बात लेकर आए। हाँ, ठीक है। तो इसकी कोई एग्जाम्पल जो अभी मैंने ऊपर सुनाई उसमें से कोई एग्जाम्पल सुना सकते हैं? अगर मैं आपको गैमा रे का फोटोन दे दूं, तो गैमा रे तो एनर्जी है, तो क्या गैमा से कोई मैटर पैदा हो सकता है आपके ख्याल में? इलेक्ट्रॉन पैदा हो सकता है और पॉजिट्रॉन पैदा हो सकता है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं हादिया आपसे पूछना चाहूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा कि मास खत्म हो जाए? क्योंकि हम तो केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ना कभी पैदा हो सकता है ना कभी खत्म हो सकता है, लेकिन क्या फिजिक्स वाले ऐसी उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं कि मैटर पैदा भी हो सकता है खत्म भी हो सकता है? हादिया बेटा क्या कहती हैं आप? कैसे हो सकता है, कोई मिसाल दीजिए। अगर हम आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दे दें तो ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ? इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है बेटा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, दोनों एक दूसरे को टकरा जाए तो क्या करेंगे? सर अगर दोनों टकराएंगे ना तो दोनों का मास गायब हो जाएगा।
दोनों का मास गायब हो जाएगा। अभी ये सवाल करा है ना बेटा, उसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन से मैंने टकराया, ये इलेक्ट्रॉन का बेटा मास था, ठीक है, पॉजिट्रॉन का मास भी इतना ही होता है। तो सर अगर ये दोनों एक दूसरे से को टकराएंगे तो दोनों के टकराने से एनर्जी पैदा होगी। कितनी एनर्जी पैदा होगी, ये एनर्जी बेटा मैंने कैलकुलेट कर ली, 16.4 एक्सपोनेंट 14 जूल, ठीक है, इतनी एनर्जी। और एनर्जी से फिर मैंने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली। तो जब कभी कोई पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल को टकराएगा तो एनिहिलेट कर सकता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को एनिहिलेट कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये मास और एनर्जी का हमने कन्वर्जन की एक एग्जांपल देख ली। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ आपकी बुक के अंदर। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है, तो एक हेडिंग दीजिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेडिंग दीजिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है? भाई पहली बात तो ये कि एनर्जी की यूनिट वैसे तो जूल्स होती है, एनर्जी की यूनिट वैसे जूल होती है, लेकिन जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो पार्टिकल फिजिक्स में एक और एनर्जी की यूनिट पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन ये है कि आप किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से एक्सेलरेट करा दें, ठीक है ना, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से आप एक्सेलरेट करा दें। जब आप एक्सेलरेट कराएंगे तो सर जब इलेक्ट्रॉन भागेगा ना तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी होती है वोल्टेज इनटू चार्ज। ये बताइए इलेक्ट्रॉन को आपने कितना वोल्टेज दिया है? सर 1 वोल्ट दिया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज कितना होता है? सर 1.6 एक्सपोनेंट -19, ये उसका चार्ज होता है, ठीक है जनाब। तो ये वैल्यू बन गई 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल, और इसी जूल एनर्जी को हम लोगों ने नाम दे दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम आपसे पूछें कि जरा इसको मुश्किल लैंग्वेज में बताएं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज होती है, जवाब, सर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के वोल्टेज से एक्सेलरेट कराएं, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के वोल्टेज से एक्सेलरेट कराएं तो वो जितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेता है, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पीडी, देन दिस एनर्जी इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप बोले सर डेफिनेशन तो एग्जाम में आती नहीं, आप हमें क्यों पका रहे हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा ऐसा करो, डेफिनेशन को साइड में रख दो, अब बस ये नंबर याद कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये वैल्यू होती है। डेफिनेशन नहीं आती, मैं लंबी कर रहा था, आप बस इस वैल्यू को बेटा नोट कर लें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल, ठीक। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बड़ी यूनिट लेकर आ जाते हैं, दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में राइट हैंड साइड को एक्सपोनेंट +6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो रिजल्ट बन जाएगा -13, +6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -13 +6, ये बन जाएगा -13। और सम टाइम आप देखिएगा कि लफ्ज आ जाएगा 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर अगर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ आ गया, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ आ गया, तो 1.6 तो बेटा ऐसे ही लिखेंगे। गीगा का मतलब क्या होता है? सर गीगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 9, एक्सपोनेंट 9। तो -19 में से जब -9 को आप हटा दोगे तो ये बन जाएगा -10। तो इसके अंदर मैं तो आपको मशवरा ये दूंगा, खाली ये याद कर लें, बाकी तो हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। मेगा में एक्सपोनेंट 6 लगा देंगे, गीगा में एक्सपोनेंट 9 लगा देंगे, लेकिन अगर आप सारी वैल्यूज याद करने बैठोगे ना तो कुछ भी याद नहीं होगा भाई। एक नंबर याद कर लो, बस सिर्फ एक नंबर याद कर लो, और वो नंबर है सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल। तो ईवी, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ और इस अपनी बात को मैं अम्मास से कहलवाना चाहूंगा, ऑल्दो कि मुझे पता है अम्मास माइक्रोफोन बंद करके गायब हो जाते हैं। अम्मास भाई जरा दोबारा सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? सर एटॉमिक फिजिक्स में एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होती है? सर एग्जाम में ये नहीं आता ये क्या होती है, वैल्यू हमें याद कर लेना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। उसकी सर अगर बड़ी मल्टीपल आ रहे होंगे तो मेगा गीगा सर हम लोग संभाल लेंगे, पर ये सारी वैल्यूज याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अम्मास बेटा हमें बता सकते हैं ये ईवी क्या चीज है बेटा, व्हाट इज ईवी? इसकी वैल्यू हमें याद करना है, बाकी बातें मैंने लंबी की हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, एक और चीज को जरा समझ लें ताकि जब मैं अगले क्वेश्चन कराऊं तो मुझे कराने में प्रॉब्लम ना हो। वो ये कि जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, अनाबी आपसे हमारा सवाल है,
जब आप लोग बेटा केमिस्ट्री पढ़ते हो तो हम लोग आपसे कहते हैं ये बताइए कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो बड़े आराम से आप लोग कह देते हैं 12। ना भी बताना ये जो 12 होता है, ये 12 क्या होता है, ये ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, क्योंकि ये मास है, एटॉमिक मास। तो अगर ये एटॉमिक मास है तो ये 12 होता क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है? बिल्कुल सही आपने बता दिया सर, कार्बन के मास की सर प्रॉपर वैल्यू होती है 12 AMU। ठीक है, और ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक। अच्छा अनाबिया, आप ही मुझे बताइए क्योंकि आपने बहुत अच्छा आंसर किया। अनाबिया, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस AMU इनटू केजी, तो आप बता सकती हैं 1 AMU क्या, इसकी क्या वैल्यू होती है? इट इज इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन। इट इज इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन। ठीक है, और वन प्रोटॉन का मास होता है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। तो कभी भी मैं आपसे बोलूं भाई ये 1 AMU है, इसको केजी में कन्वर्ट करें, तो पता क्या करोगे आप, AMU को हटाकर 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 से मल्टीप्लाई करा दोगे ना, तो वो रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। तो 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन। प्रोटॉन को उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है, और प्रोटॉन का मास इट इज इक्वल टू 1 AMU। ठीक है बेटा, इसको भी जहन में रखिएगा, 1 AMU। ठीक। अच्छा अभी आपने ऊपर कैलकुलेशन की, और उस कैलकुलेशन में अगर आप लोग याद करें तो जो इलेक्ट्रॉन था, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इलेक्ट्रॉन का मास केजी में कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का मास हमें याद तो नहीं होता, डेटा शीट में लिखा होता है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। अच्छा मैं आपसे बोलूं इसको E इज इक्वल टू MC² वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करके उसको ना MeV में कन्वर्ट करो। E इज इक्वल टू MC², रिजल्ट पहले देगा जूल में देगा। मैंने कहा इसको कन्वर्ट करो MeV में। तो आप याद बात नहीं करना, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। कहते हैं सर जब इलेक्ट्रॉन गायब होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन से क्या पैदा होती है, एनर्जी, और उस एनर्जी की वैल्यू होती है 0.511 MeV। 0.511 तो इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में हमें आता है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। एंड दिस मास इक्वेलेंट टू एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इक्वल टू 0.511 MeV। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखिएगा, वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.511 MeV अपॉन C²। तो कोई बच्चा मुझे याद दिलाएगा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये C² कहाँ से आ गया, C² कहाँ से आ गया? तो आप कहेंगे सर आपने एक फार्मूला पढ़ाया था E इज इक्वल टू MC², और उसमें आपने कहा था कि C² जब प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर यही C² उधर आके डिवाइड हो जाए तो सर ये बन गया मास। तो आप नोट कीजिए बेटा, ऊपर एनर्जी की यूनिट है दैट इज MeV, नीचे C² लिखा हुआ है। ये मैं आपकी आदत डालना चाह रहा हूँ, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना पास पेपर की शीट के, तो वहां पे मास लिखा हुआ होगा 0.511 MeV अपॉन C²। अब मैं अगर बच्चे से पूछूं कि यार ये मास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको याद आना चाहिए कि सर मास की स्टैंडर्ड यूनिट बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट इज केजी। फिर हमने इसी केजी को यू में कन्वर्जन केमिस्ट्री के टीचर से पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड AMU। और सर अब हम A2 की फिजिक्स में आके और इंतहा मचा रहे हैं कि मास की वैल्यू लिखी होगी इस तरह से 0.511 MeV अपॉन C²। ठीक है जी, MeV अपॉन C²। और अगर मैं इसका कोई क्वेश्चन आपको करा दूं तो मेरे ख्याल में और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो आइए जी किसी क्वेश्चन में चलते हैं, किसी क्वेश्चन में चलते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन। देखिए जी, क्वेश्चन है अ पॉजिट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 2.2 MeV। ठीक है जनाब, तो एनर्जी है पॉजिट्रॉन की 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये पॉजिट्रॉन टकराता है विद एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रखा हुआ है, पॉजिट्रॉन ने आके इसको हिट कर दिया। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रखा हुआ है, पॉजिट्रॉन आया और इसने आके इसको हिट कर दिया, और पॉजिट्रॉन में पहले से काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, दैट इज 2.2 MeV। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है जनाब, और उसके बाद लिखा है दे एनिहिलेट ईच अदर। सर दोनों ने एक दूसरे को एनिहिलेट कर दिया, सर दोनों ने एक दूसरे को एनिहिलेट कर दिया।
और सर अब दोनों ने एक दूसरे को एनिहिलेट कर दिया, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ईच ऑफ टू आइडेंटिकल गैमा फोटॉन्स। बताइए सर वो जो दोनों गैमा फोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी, उनकी एनर्जी कितनी होगी। और वो ये समझ रहे हैं कि स्टूडेंट को ये वाली बात याद है कि जब इलेक्ट्रॉन, जो अभी मैंने ऊपर आपको एक नंबर ये वाला लिखा है, ये वाला 0.511 MeV, ठीक है, तो याद रखिएगा इस एनर्जी का एक नाम होता है रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तब भी उसके अंदर 0.511 MeV एनर्जी पैदा करने की एबिलिटी मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसमें एनर्जी कितनी मौजूद है सर, उसमें एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है 0.511। इट इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी। तो जरा नीचे आइएगा क्वेश्चन में, ये बताइए इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। सर जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसमें से पहले से कितनी एनर्जी मौजूद है सर, 0.511 MeV। अच्छा, नीचे सर पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन मूव करके आ रहा है, मूव करके आ रहा है। अच्छा, इसको मैं लिख रहा हूँ रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट। ई नॉट, जब कभी हम लोग ई नॉट नीचे नॉट बनाते हैं ना, छोटा सा जीरो बनाते हैं, तो इसका मतलब होता है मैं रेस्ट मास एनर्जी की बात कर रहा हूँ, रेस्ट मास एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इधर आ रही है पॉजिट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में भी रेस्ट मास एनर्जी होगी। हाँ भाई, जिसके अंदर मास होता है उसमें रेस्ट मास एनर्जी होती है। तो पॉजिट्रॉन में भी 0.511 MeV रेस्ट मास एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है। और ये भागता हुआ आ रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है। अब आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.511, पॉजिट्रॉन की एनर्जी 0.511। सर ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, सर ये पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, पर पॉजिट्रॉन भागता हुआ आ रहा है। सर पॉजिट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, काइनेटिक एनर्जी है उसमें 2.2 MeV। अच्छा जी 2.2 है, जरा इन सबको ऐड कर लो, इन सबको बेटा ऐड कर लो। जब सबको आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 1, ये 1 + 1 ये बनेगा 2, नीचे 5 + 5 10, 10 + 2 12, और 2 + 1 इट मेक्स 3। तो भाई ये 3.22 हो गई टोटल एनर्जी। अब आपसे कह रहे हैं ये टोटल एनर्जी बन गई, और सर इस टोटल एनर्जी से पैदा करने हैं दो फोटोन। लिखा हुआ है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ईच ऑफ टू आइडेंटिकल गैमा रेज फोटोन। तो दो फोटोन पैदा करना है, तो पता है ईच फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, ईच फोटोन एनर्जी, सर ईच फोटोन एनर्जी होगी, सर इस एनर्जी को आधा कर दें, तो 3.2 को आधा करोगे तो इट बिकम्स 1.6। ठीक है, बस मैंने 3.2 को आधा किया है, 1.61 MeV। इट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। सर ये हर एक फोटोन की एनर्जी होगी। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, और रिपीट करके हादिया आपके क्लास में बेटा है, हम आपसे बात कर सकते हैं हादिया। हादिया बेटा, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ फिर आपसे सवाल करूंगा। सवाल बेटा ये है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था। सर जब कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है उसके बावजूद उसमें एनर्जी होती है 0.511, और ये एनर्जी कहलाती है रेस्ट मास एनर्जी, जो उसके मास की वजह से होती है। और मैं समझ रहा था कि ये वैल्यू गिवन होगी, लेकिन इस सवाल में मुझे पता चला कि बच्चे को याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है 0.511, यानी अगर वो रेस्ट में भी है तो इतनी एनर्जी उसमें ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, नीचे से सर पॉजिट्रॉन आ रहा है, पॉजिट्रॉन में भी रेस्ट मास एनर्जी होती है एंड इट इज 0.511, क्योंकि इसका सर मास वही है। तो जब दोनों का मास वही है तो सर दोनों में एनर्जी, रेस्ट मास वाली एनर्जी तो इतनी है दोनों में। अच्छा, अब सर फोटोन भागता हुआ आ रहा है, जब भागता हुआ आ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और जब काइनेटिक एनर्जी है तो इट इज 2.2 MeV। हादी अपने से इतनी सी बात बता दें, रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क है। मास की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है सर 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg, लेकिन अगर उस एनर्जी, उस मास को, अभी मैंने ऊपर कैलकुलेशन दिखाई है कि अगर हम उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो सर उसका रिजल्ट आएगा 0.511। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को याद कराना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी इट इज ऑलरेडी 0.511, और ये 0.511 इलेक्ट्रॉन की, ये पॉजिट्रॉन की, ये वो भागता हुआ या उसकी काइनेटिक एनर्जी,
दोनों को प्लस करा, इट बिकम्स टोटल एनर्जी। और इस टोटल एनर्जी से पैदा हो रहे हैं दो फोटोन, लिखा हुआ है दो फोटोन, तो ईच फोटोन की एनर्जी होगी 1.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईच फोटोन की एनर्जी होगी 1.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच गैमा। तो आपस की बात है, मैंने यूनिट 4 में E इज इक्वल टू एच एफ का फॉर्मूला, मैंने तो कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं देखा। ठीक है जी, लेकिन हमने क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, इसलिए हम E इज इक्वल टू एच एफ पे जा सकते हैं। E इज इक्वल टू एच एफ पे जा सकते हैं। अलबत्ता मुझे पेन मिल जाए लिखने के लिए, ये पेन मिल गया। E इज इक्वल टू एच एफ, पर याद रखिएगा E इज इक्वल टू एच एफ में हमेशा एनर्जी मस्ट बी इन जूल्स, जूल्स में होनी चाहिए। तो 1.61 बेटा ये रहा, फिर लिखा हुआ है मेगा। सर मेगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 6, ये हो गया मेगा। सर ईवी, ईवी का मतलब होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये हो गई एनर्जी। आपको फ्रीक्वेंसी बेटा कैलकुलेट करना है, तो प्लैंक कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लैंक कांस्टेंट हमारा के डिवाइड हो जाएगा, और प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 एक्सपोनेंट -34। बट आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी। आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह हमने अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और इस वीक इंशाल्लाह हम 4 दिन की क्लास करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे। ठीक है जनाब, ये एटॉमिक फिजिक्स चलेगी मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, चारों दिन इंशाल्लाह क्लास करेंगे। और इस क्लास के अंदर जब तक आप ये ऊपर वाला टेबल याद नहीं करोगे, ये वाला टेबल याद नहीं होगा, हम क्वेश्चंस के अंदर स्ट्रगल करेंगे। तो आई होप कि आप नेक्स्ट क्लास में इस पूरे टेबल को याद करके बैठेंगे, ताकि जब मैं क्वेश्चन करूं तो क्वेश्चंस को आप पिक कर सकें। अगर आप ये सवाल, ये टेबल याद नहीं होगा, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आज की क्लास की बड़ा रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर